नमस्कार सभी कंपैरेटिव एग्जाम्स के सभी विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल हमने साइंस की जो क्लास देखी थी उसमें परमाणु संरचना का पार्ट 2 देखा था। परमाणु संरचना आज हम परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 पर मूव कर रहे हैं। तो आज हम जो है परमाणु के संरचनात्मक लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे आप? परमाणु के संरचनात्मक लक्षण। परमाणु के संरचनात्मक लक्षण। इन लक्षणों में शुरुआतों में आपको लक्षणों की कल ही कर चुका था। तो परमाणु से संबंधित जो मूल लक्षण हैं उनका कल मैं आपको बता रहा था कि एक तो कोश और एक उपकोश, एक मैंने आपको कक्षक और एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में बता रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर ने अपना एटम मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल में ये बताया कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऑर्बिटों में। अब प्रत्येक परमाणु के नाभिक के पास वाला जो कक्षक है वो कम ऊर्जा स्तर वाला होता है। उससे उच्च जैसे जैसे जाते हैं हम, ऊर्जा स्तर लेवल जो है, एनर्जी लेवल अधिक होता जाता है। तो बोर ने कोशों को मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर के, एल, एम, एन, क्यू, पी इस तरीके से आपके प्रदर्शन किया। के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। इस प्रकार आपके कोश उन्होंने 7 निर्धारित किए। हालांकि और भी कोश होते हैं, लेकिन अब यहां क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने बोरबेरी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक नियम दिया था जिसे बोरबेरी नियम के नाम से जाना जाता है। वो है 2n², जहां n कक्षकों की संख्या है, लेकिन n वास्तव में मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो पहले कोश में कल मैं आपको बता रहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, तो उसका उपकोश
यानी सब सेल, कोश को हम सेल कहते हैं और उपकोश को हम सब सेल कहते हैं, वो जो है आपका एक होता है। तो कल मैंने उप कक्षक भी इसको नाम दिया था और उपकक्षकों में मैंने एस, पी, डी और एफ 4 उपकक्ष बताए थे, उपकोश बताए थे। उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भरने का एक सूत्र बताया, वो बताया था 2 × 2l + 1, जहां l बराबर 0, 1, 2, 3। और इस आधार पर मैंने आपको कल की वीडियो में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, p में मैंने आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे और d में मैंने आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे और f में मैंने आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार पुनः रिकैप कर लीजिए कि अगर आपका L 0 है तो 0 × 2 + 1, यानी 1 को 2 से गुणा किया तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। दूसरा P की बात करें तो अब मैं 1 ले रहा हूं, 2 × 1, 1 प्लस ये 2 × 1 यानी 2 + 1 यानी 3 × 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स P उपकक्ष में भरे जा सकते हैं। अब देखिए 2 लेकर के देखिए आप, 2 × 2 यानी 4 + 1 5, 5 × 2 यानी 10। डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। अब हम अंतिम ये लेकर के 3 देखें तो 3 × 2 यानी कि 6 + 1 यानी 7, 7 × 2 यानी कि S उपकक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इसका रिकैप मैंने इसलिए किया है कि कल आपको जो चीज समझ में नहीं आई होगी वो कक्षकों की नहीं आई होगी। तो जैसे मैंने यहां पर उपकोश लिया पहला, एक S, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 1 और कोश के में एक उपकोश ही होता है और वो होता है S, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं 2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में ही भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय क्रम में भरे जाते हैं। किस क्रम में भरे जाते हैं याद रखना है आपको, चक्रीय क्रम में। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कक्ष एक ही निर्मित हुआ और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 2 थी। अब मुख्य क्वांटम संख्या हम जो है 2 लेकर के चलते हैं तो आपके 2 ही उपकोश होंगे, एक S और एक P, एक S और एक P। अब देखिए 2 S में और P में 6, यानी इसका एक कक्षक बन गया, इसका S का एक कक्षक बन गया। लेकिन P के आपके 2 इलेक्ट्रॉन यानी चक्रीय क्रम के आधार पर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, 2 और 3 आपके और कक्षक चाहिए, यानी कि टोटल कक्षकों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 4। और अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उस L
कोश में भरे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी क्वांटम संख्या की, n बराबर 3। तो 3 ही उपकक्ष होंगे, उपकोश होंगे S, P और D। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को भरना है चक्रीय क्रम में। तो ये सिस्टम 4 तक तो चला आपका कि 1 + 3 यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आपके भरे जा सकते हैं। लेकिन अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 10। 10 इलेक्ट्रॉन चक्रीय क्रम में कितना बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे, यानी कि आपके 5 और कक्ष तैयार होंगे। तो कुल कक्षकों की संख्या यानी ऑर्बिटों की संख्या वो आपकी 9 हो जाएगी। और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स आप जो है n कोश में भर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और विशेष करके ये वीडियो साइंस और बायो और मैथ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखती है। तो अब n उपकोश की बात कर रहे हैं तो क्वांटम संख्या ले रहे हैं हम 4, यानी कक्षकों की संख्या 4। वहां देखेंगे तो कक्षकों की संख्या 4। अब आपको पता भी चलना चाहिए कि यहां 2 क्यों लगा हुआ है। इसकी खुल करके चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो n बराबर 4। अब यहां आपके 4 ही उपकोश होंगे। अब S, P, D और F ये 4 उपकक्षकों में आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहां से देखें कि S में एक ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और P में 6 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए 3 चाहिए और D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको 5 कक्ष चाहिए और F में आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने यानी कि 2-2 का समूह बनाना है तो आपको 7 कक्षक और चाहिए। तो अब कक्षकों की संख्या गिने तो 9 और 7 16 हो गई, यानी आपके कुल कक्षक कितने भरे जाएंगे? 16 और 16 दूनी 32, यानी कि आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है n कोश में भरे जाएंगे। अब आगे हम क्वांटम संख्या और कोशों की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम संख्या यदि n बराबर 5 ले तो आपको फिर वही 4 कक्षक आएंगे कि 4 कक्ष होंगे हमारे S, P, D, F उपकक्ष और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अगली किसी कक्षा में स्वतंत्र होगा। तो यहां पर उपकोश की संभावना आपकी 5 है और S, P, D और F। अब 2 इलेक्ट्रॉन S में 6 इलेक्ट्रॉन 3 कोश चाहिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए और P में 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 5 कक्षक चाहिए और 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको 7 कक्ष चाहिए, यानी कि आपको कितने कक्षकों की आवश्यकता है? 9। और इलेक्ट्रॉन्स आपके फिर संख्या कितनी हो गई? 32। तो O जो आपका 5वां कक्षक है।
उसमें SPDF में 16 कक्षकों की आवश्यकता होगी और 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अब हम P n बराबर 6 क्वांटम संख्या की बात करते हैं। तो यहां कक्षकों की संख्या, उपकोशों की संख्या आपकी 3 होगी। SPD। अब देखिए 3 है तो पहला S में आपका एक कक्ष में चला जाएगा। P के लिए आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 कक्ष चाहिए और D के लिए आपको 5 कक्ष चाहिए। तो कक्षकों की संख्या आपकी कितनी हो गई? कुल 9, और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है आप छठे क्वांटम संख्या यानी छठे कक्ष में भर सकते हैं। 7वीं क्वांटम संख्या अगर आप लेते हैं तो 7 ही आपके उपकोश होंगे, लेकिन ये केवल आपके S और P में ही जाएंगे। यानी कि आपको पहले एक कक्षक और फिर 3 कक्षकों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे जा सकते हैं। आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव में हम देखेंगे कि आपके S, P और D इन कक्षकों की आकृति कैसी होती है और इनकी विशेषताएं क्या है। तो S कक्षक की यानी S जो है उपकक्ष, उसकी आकृति गोलीय सममिति अभिविन्यास में होती है। आकृति कैसी होती है? गोलीय। और सममित विन्यास में होती है। जैसे जैसे क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है वैसे वैसे इस कक्ष का आकार बढ़ता जाता है। तो गोलीय नोड के अनुसार, गोलीय नोड के अनुसार इसमें n-1 जहां इलेक्ट्रॉन्स की जो है प्रायिकता, प्रायिकता यानी संभावना 0 होती है। अब देखिए ये किस कक्ष की बात थी? उपकक्ष की, S की। अब आपको P उपकक्ष की आकृति के बारे में देखना है। P उपकक्ष की आकृति डंबलाकार होती है। ऐसे डंबलाकार आकृति होती है और P कक्ष की संख्या 3 होती है। P उपकक्ष की संख्या 3 होती है और ये जो है P कक्ष की जो पालियां हैं वो हमारे गोलीय आकृति से स्पर्श करती हैं, यानी स्पर्श करती हैं और यहां बीच में इलेक्ट्रॉन्स के
पाए जाने की प्रायिकता पाली के ठीक मध्य में इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रायिकता वो आपकी शून्य होती है। अब डी आकृति की बात करें, उपकक्ष की बात करें तो डी उपकक्ष की आकृति जो है वो आपकी डंबलाकार ही होती है, लेकिन इसमें आपके कुल इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? डी कक्षकों की 5 संख्या होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है इसमें होता है। यहां पर आपके ये ऐसे 4 पालियां आपकी बनेंगी और 5वीं पाली आपकी जो है उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर पाई जाएगी। तो ये आपके एसपी और डी कक्षकों की आकृति के बारे में और उनकी संख्या के बारे में नॉलेज थी। अब हम जो आगे बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के भरने की के लिए जो नियम दिया गया था वो 3 योजनाओं के तहत हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो प्रस्तुत किया जाता है या बनाया गया वो बोरबेरी योजना के अंतर्गत बनाया गया। बोरबेरी योजना, बोरबेरी ने 1921 में इलेक्ट्रॉन्स भरने के नियम प्रतिपादित किए। तो सबसे पहला बोरबेरी ने जो नियम में कहा कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए 2n² सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जहां n कक्षकों की संख्या है। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि इलेक्ट्रॉन भरते समय बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। तो बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 8 भरे जा सकते हैं। जो नोट करना चाहे वो नोट करते चलना। अब देखिए उपांतिम, तीसरा उन्होंने कहा कि उपांतिम का मतलब होता है जैसे ये आपका नाभिक है और ये आपके कक्षक हैं और ये अंतिम कक्ष है आपका। तो अंतिम कक्ष से पूर्व का कक्षक उपांतिम कक्ष कहलाता है। अंतिम कक्ष से पूर्व का कक्ष उपांतिम कक्ष कहलाता है।
इसमें भी इलेक्ट्रॉन 8 अधिकतम आने चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 जब हो जाती है तो उपांतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाने चाहिए। चौथा उन्होंने कहा नियम में कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 से अधिक होने की स्थिति में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक होने की स्थिति में उपांतिम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होना चाहिए। जब 2 से अधिक बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में आपको उपांतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरने की सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। अगली जो 5वीं शर्त उन्होंने रखी, जो 5वां नियम दिया कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आंतरिक कक्षा पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको आंतरिक कक्षा पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए, जिसमें बाह्यतम और अंतिम बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। तो ये बोरबेरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉन भरने का नियम था। तो इसके आधार पर मैं कुछ परमाणु तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक टेबल आपको समझा रहा हूं। तो यहां मैं उनके नाम और आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मैंने आपको ये एक टेबल तैयार कर दी, जिसमें पहले तत्व का नाम लिख रहा हूं, उसके बाद प्रतीक, उसके बाद उसका प्रतीक, उसके बाद परमाणु क्रमांक, और उसके बाद हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अंतिम जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए मैं निर्धारण कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां मैं आपको पहले हाइड्रोजन तत्व का नाम लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, और प्रतीक उसका होता है H। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1,
क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है और जितने किसी परमाणु में प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए मैं कक्षकों के नाम लिख रहा हूं, के, एल, एम और एन। तो के कोश में एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, बाकी आपके कोश रिक्त रहेंगे। दूसरा हम तत्व ले रहे हैं हीलियम। हीलियम का प्रतीक आपका He और परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 2। अब देखिए के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे चले जाएंगे, यानी आपके एल, एम और एन में जो है उपकक्ष कक्षक रिक्त रहेंगे। इसके बाद बेरिलियम बी, इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 आपके के में गए और 2 ही आपके एल में चले जाएंगे, यानी शेष 2 कोश आपके रिक्त रहेंगे। इसके बाद एनी का ले रहा हूं मैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10 और 10 की इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पहले के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 8 भरे जा सकते, और 8 और 2 10 पूरे हो गए, तो बाकी आपके रिक्त रहेंगे। फिर हम सोडियम की बात करते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम पहले में 2, दूसरे में 8, बचा आपका 1, यानी ये आपके एम कोश में चला जाएगा। इसके बाद हम जो है Ar का परमाणु क्रमांक देखें तो 18 होता है और 18 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनको भरेंगे कैसे? 2, 8, 10। अब बचे 8, वो आपके पूरे किस में चले जाएंगे? एम में, यानी एन आपका रिक्त रहेगा। एक और लेके चल रहा हूं मैं, एन ले लिया, पोटेशियम के का परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है और 19 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें गए, 8 इसमें गए, 8 इसमें गए, यानी 18। अब बचा कितना? 1, वो एन कोश में चला जाएगा। तो आगे हम मूव करने से पहले कि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और आपके के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। इसके बाद आपने देखा He यानी हीलियम का, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आपके थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन के कक्ष में गए। इसके बाद बेरिलियम का लिखा, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, 4 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, बाकी रिक्त रहे। इसके बाद आपका नियोन था और नियोन का आपका 10 था और 10 में 2 और 8 ये इसमें गए, बाकी रिक्त रहे। इसके बाद सोडियम का लिखा था मैंने, तो 11 और 2, 8 और 1, इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए आर्गन 18 परमाणु क्रमांक था, 18 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें भरे गए, 8 इसमें और 8 इसमें चले गए, बाकी रिक्त।
इसके बाद पोटेशियम, यानी कि आपके 19 और 2 इसमें, 8 इसमें और 8 और 1 अंतिम में है आपका। तो अब जो है मैं आपको आगे मूव करा रहा हूं और इस टॉपिक के बाद फिर हम वीडियो का समापन करेंगे और अगली वीडियो में हम जो है ऑफ वाव का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, द्विवंशी क्वांटम संख्या का सिद्धांत, यानी ये जो मैंने क्रम प्रदर्शित किया, ये NLX से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे द्विवंशी क्वांटम संख्या का NLX नियम कहते हैं। इस नियम में n आपकी क्वांटम संख्या है और L आपकी द्विवंशी क्वांटम संख्या या उपकोष है। क्वांटम संख्या या उपकोष है। इसके बाद X आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं जैसे 3p6 या लिख दूं 2s2। तो ये NLX नियम से मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा, जहां n आपका यानी क्वांटम संख्या 2 है और ऊर्जा स्तर या द्विवंशी क्वांटम संख्या, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं हम 2, द्विवंशी क्वांटम संख्या या उपकोष S है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपकी यहां 2 है। अब यहां कैसे कहेंगे, 3 ऊर्जा स्तर हैं और उपकोष भी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो ऑफ वाव का सिद्धांत हम जो है पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे और परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कर आपके कंपैरेटिव एग्जामों में आते हैं, उनको करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आपके मूल्यवान समय यानी वैल्यूएबल जो आपका टाइम है उसको मेरे लिए देने के लिए धन्यवाद।